नमस्कार। पहले संक्षिप्त में मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं वैद्य प्रशांत दोटे, बीएमएस मेरा बीएमएस एमडी पंचकर्म से। बीएमएस मेरा भोपाल मध्य प्रदेश रानी दुर्गा स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से हुआ है और तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से मेरा पंचकर्म विभाग से मेरा एमडी हुआ है। आज हम एक पंचकर्म विषय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम ऐसा जानना चाहेंगे कि क्यों पंचकर्म, हम क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे पंचकर्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं कैसी होती है, 5 कर्म प्रधान कौन कौन से हैं और किस अवस्था में अब किस पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः हम सबको जैसे अवगत होता ही है कि हमें किस दोष के ऊपर जैसे किस पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः हम सबको ही पता है। लेकिन उसकी अगर हम देखेंगे कि व्यवहारिक जब हम दृष्टिकोण में आते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने खुद की, तो इनका अलग अलग हर एक पंचकर्म का एक अपना वैशिष्ट्य है। और उचित समय पर किया गया पंचकर्म, उचित आपको पेशेंट के रोगने के हिसाब से बोलिए या फिर आपके अपने जिसके इसके लिए बोलिए कि अपने पेशेंट में लाभ जो मिलता है वो हमें देखने को मिलता है। तो एक शुरुआत में जैसे हम देखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति होती है वो प्रधानतः 2 भागों में हम लोग इसको देखते हैं, एक संशमन चिकित्सा और एक संशोधन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा जिसमें हम तुम्हारी आभ्यंतर औषधियों का प्रयोग करते हैं और जिससे भी हम लोग ये एक जो काय चिकित्सा मतलब इसके अंतर्गत आ सकता है, हम लोग इसके बात कर सकते हैं। एक होती है संशोधन चिकित्सा, मतलब दोषों को समूल अपने जो बोलते हैं उसको समूल दोषों का नाश करना और व्याधि की चिकित्सा करना। इसमें हम लोग जो पंचकर्म चिकित्सा है ये संशोधन चिकित्सा के उसी के अंतर्गत माना जा सकता है कि संशोधन चिकित्सा जो मुख्यतः होती है वो पंचकर्म के द्वारा हम किया जा सकता है। तो पंचकर्म मतलब 5 जो कर्म हमें बताए गए हैं, दैट इज तुम्हारे सबकी आचार्यों के किसी की आचार्यों ने उसको 5 कर्मों को अलग अलग किया है। कोई आचार्य जो 5 कर्म जो बताए गए, किसी ने वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण, जिसको सामान्यतः हम पंचकर्म के अंतर्गत मानते हैं। चरकाचार्य ने जो तुम्हारे ये था वस्ती कोई निर्भर अनुवासन करके 2 अलग उनके पंचकर्म को, रक्तमोक्षण को न मानते हुए वमन, विरेचन, निर्भर अनुवासन और नस्य, ऐसे 5 कर्मों को माना गया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमें वमन का प्रयोग कब करना चाहिए, विरेचन का प्रयोग कब करना चाहिए, नस्य का प्रयोग कब करना चाहिए, वस्ति का प्रयोग विशेषतः बोला गया कब करना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि एक अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले संशोधन चिकित्सा अगर हम करते हैं तो पहले यह है कि कोई पेशेंट जो होता है, जो रुग्ण होता है, क्या उसके लिए किस पंचकर्म चिकित्सा के लिए अर्ह है, ये हमें सबसे पहले अवगत होना पड़ेगा कि इस पेशेंट के लिए हमें वमन कराना है, विरेचन कराना है, वस्ति कर्म कराना है। इस बात का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। चरक सिद्धिस्तान द्वितीय अध्याय में उन्होंने अर्ह अनर्ह की सूची बना के उन्होंने सब बताया कि किस रुग्ण को हम किस प्रकार का पंचकर्म, कौन अर्ह है कौन अनर्ह है, इसके बारे में उन्होंने एक विशिष्ट डिटेलिंग में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। फिर भी अगर जब हम तुम्हारे व्यवहारिक दृष्टि में जब हम पेशेंट जब हमारे सामने आता है, जब हम उसमें पंचकर्म का कुछ शेड्यूल ऐसे प्लान करते हैं, तो बहुत सारी मतलब दिक्कतें बोल दो या फिर व्यवहारिक दृष्टि से कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है। या फिर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम आईपीडी बेसिस पे करते हैं, पेशेंट को एडमिट करके किया जाता है। जैसे अगर वमन कराना है तो स्नेहपान कराना होता है और विरेचन कराने के लिए बोल लो, वस्ती अगर पूरा कर्म अगर आपको अगर निरूह अनुवासन की आपको कब देना है कब नहीं देना है, इन बातों का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब दोषों को उत्क्लेशन की जब अवस्थिति आती है शरीर में, आप स्नेहपान से कराइए या फिर किसी आभ्यंतर चिकित्सा से किसी भी तरीके से, जब शरीर में दोषों के उत्क्लेशन की एक स्थिति आती है तो उन उत्क्लेशित दोषों का शरीर से सम्यक तरीके से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम सुगमता से उत्क्लेशित दोषों को बाहर निकालें तो हमें चाहिए कि हमारा जो पंचकर्म की हम कौन सा कर्म और किस अवस्था में किस रुग्ण पर हम प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना ये समझना बहुत आवश्यक होता है। ये एक मैं पर्सनली अपने एक लेवल पे कहना चाहूँगा, कोई एक थीम नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि आज जैसे वस्ती अगर मुझे किसी का शेड्यूल करना है तो आज अनुवासन दे दिया, कल निरोध दे दिया, फिर अनुवासन दे दिया, फिर निरोध दे दिया। अगर हम इसके अवस्था, ये उनके लिए है जो मतलब जो कुछ भी ना जानते हो, अगर आप चाहते हो कि एक हमें बस वस्ती कर्म करना है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए आपने अगर भी करना चाहे तो अगर आपने बोल दिया कि बिना किसी युक्ति लगाए अगर आपको पंचकर्म वस्ती कर्म प्रेजेंट करना है या किसी पर पंचकर्म करना है, वस्ती कर्म करना है, तो हमें कैसा कि निर्हो अनुवासन, एक निर्हो फिर अनुवासन। लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। उचित तरीका ऐसा होता है कि जब आप अनुवासन देने के बाद एक अवस्था होती है जब दोष उत्क्लेशित होकर आपके शरीर कोष्ठ में बोल लो या महास्रोतस में जब आते हैं, तो निरोह द्वारा उनको फिर निर्गमन करना या फिर उनको शरीर से बाहर निकालना। तो सिर्फ निरोह का इतना काम है तो नहीं है, अलग अलग वैशिष्ट के हिसाब से हम निरोह अवस्था, निरोह वस्ती देने की एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 अवस्था। जैसे अगर हम लेखन कर्म के लिए भी निरोह वस्ती दे सकते हैं, दोषों को निरहरण के लिए भी निरोह वस्ती दे सकते हैं, पक्वाश शोधन के लिए भी निरोह वस्ती दे सकते हैं, अगर हम रसायन के लिए निरोह वस्ती दे सकते हैं, वाजीकरण के हिसाब से देना है उसके लिए दे सकते हैं। दोषों के उत्क्लेशन, दोषों का शमन और दोषों का निरहरण, इन तीनों के लिए भी अलग अलग सुश्रुत ने 3 अलग अलग वस्तियों का वर्णन किया ही हुआ है। तो उस प्रकार से हमें पंचकर्म की अवस्था को समझना बहुत जरूरी होता है।
कि पंचकर्म हमें सबसे पहली प्रायोरिटी किस रुग्ण में करना है और कब करना है। ये हमें अगर अवस्था पता चल जाती है तो जो हम कार्य जो हम चाहते हैं, जो जिस अपेक्षा से हम लोग पंचकर्म करना चाहते हैं, वो उस हिसाब से हमें फिर उसके प्रतिफल भी मिल सकते हैं। ताकि प्रत्येक रुग्ण एक अलग अलग लैंग्वेज के साथ आपके साथ आता है। एक बहुत सारा एक ही पंचकर्म को अगर मैं एक ही रोगी में, अगर सपोज करो आमवात के मेरे पास 2 या 3, या फिर कुष्ठ के बोल लो या प्रमेह के बोल लो, अलग अलग मेरे पास सपोज प्रमेह के 3 पेशेंट आते हैं। किसी के ऊपर अगर मुझे शोधन चिकित्सा में वमन यूज करना है, किसी पे विरेचन यूज करना है, या किसी पे दूसरे अन्य कोई पंचकर्म करना है, तो एक ही रुग्ण, एक ही व्याधि, लेकिन पंचकर्म का स्वरूप भी अगर एक ही हो तो भी प्रत्येक रुग्ण की जो लैंग्वेज होती है उसमें प्रतिफल होता है, हमें हमेशा वो अलग अलग देखने को मिलता है। इसीलिए इन सारे पंचकर्मों को, जैसे भी चरक सूत्र सन 16 चैप्टर में उन्होंने बोला भी है कि एक बार संशमन चिकित्सा से जो होते हैं कि हमने दोषों को अगर शांत भी कर दिया जाए तो हो सकता है एक समय पाकर वो वापस से एग्रीवेट हो सकते हैं, अपने व्यक्त अवस्था में आ सकते हैं। पर पंचम कर्म संशोधन चिकित्सा से जो दोष एक बार शरीर से मूल तरीके से बाहर निकल के आ गए, तो उसको शरीर में वापस उन दोषों के, मतलब उस व्याधि का होना, फिर उसका उन्होंने कहते हैं समूल नाश हो जाता है, एक छोटा सा हम लोग देख सकते हैं। पर ये समूल नष्टता करने के लिए हम प्रश्न मार्क यही होता है कि जैसे भी बहुत सारे पंचकर्म बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे, जैसे अगर मैं स्टेट वाइज भी बोल लूँ, मध्य प्रदेश बोल लो या महाराष्ट्र बोल लो या राजस्थान बोल लो, कोई अलग अलग अपने अपने तरीके से पंचकर्म को सबको ही परफॉर्म करता है। तो हमें बहुत बार ये भी देखने को मिलता है, कभी कभी बहुत अच्छे प्रतिफल भी मिलते हैं कि हमें रुग्ण में देखने को मिलता है कि किसी को बहुत अच्छा लाभ हुआ है, किसी का व्याधि बहुत अच्छा ये हुई है। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमें इसके रिजल्ट जो बोलते हैं कभी कभी सही नहीं आते, तो उसकी ये होती है कि अगर आप उचित अवस्था में अगर पंचकर्म या सही पंचकर्म का चयन नहीं करते हो तो इसके प्रतिफल भी हमें उस प्रकार से अब नहीं मिलेंगे जैसे हम अपेक्षित करते हैं। तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन समझ के हम जैसे 5 कर्म के अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो वमन कर्म जो होता है हमारा, ये हम सिंपली देखें तो कफ दोष के ऊपर वमन कर्म को हम लोग ये करते हैं कि जहाँ कफ दोष अवस्था ज़्यादा होती है, कफ प्रकृति के लोग होते हैं, या फिर ऊर्ध्वनाभि प्रदेश अगर कोई दोष ऐसा प्राधान्य होता है तो वहाँ पे वमन कर्म का प्रयोग करते हैं। जनरली वमन कर्म जो होता है, वासंतिक काल जो अभी चल रहा है, इस समय हम लोग वासंतिक का समय में वमन अच्छे से करा जाता है, क्योंकि कफ का जो प्रकोप काल होता है वो इस समय होता है। इस समय फिर हम दो चयन करके वमन कर्म का हम लोग किस रुग्ण पे कराना है इसके ऊपर ध्यान रखते हुए वमन कर्म करते हैं। विरेचन जो होता है दूसरा कर्म, वो पित्त दोष के लिए अच्छा बोला गया है कि पित्त दोषों को, अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकालना, इसके लिए हम लोग विरेचन का, पित्त दोष स्पेशली, और शरद ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है कि तब पित्त का प्रकोप काल बोला गया है। तीसरा आता है आपका वस्ती। वस्ती के लिए जो वर्षा ऋतु में वात के लिए प्रधान अवस्था जो बताई गई कि तुम्हारे वस्ती को अर्ध चिकित्सा भी बोला गया है, कोई कोई आचार्य इसको पूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि में देखने का नज़रिया कुछ ऐसा होता है कि हम बहुत बार हम देखिए वस्ती देने के बाद भी कुछ पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कुछ पेशेंट का ऐसा भी होता है कि अगर हमें किस अवस्था में, इसका यह है कि हम निरूह वस्ती कब देना है, अनुवासन वस्ती कब देना है, यापन वस्ती कब देना है, मात्रा वस्ती कब देना है, इसका चयन जिस दिन निर्धारित हो जाए, या हम अपनी युक्ति से जब इसका चयन करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, तो हमें रुग्ण में उतना अच्छा प्रतिफल देखने को मिलता है। और व्यक्तिगत रूप में अगर मैं सच में कहूँगा कि अगर एक उचित तरीके से अगर आप वस्ती कर्म देना जानते हो कि किस रुग्ण को किस अवस्था में किस प्रकार का वस्ती दिया जाए, तो सचमुच इसको अर्ध चिकित्सा कहा जा सकता है, क्योंकि वात दोष के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा कही गई है। और अगर हम देखते हैं कि नानात्मक व्याधियों का जहाँ वर्णन आता है तो 80 व्याधियाँ जो होती है वो वात के कारण कही गई है। जनरल भी जैसे हम प्रैक्टिस वगैरह में देखते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट होते हैं वो तुम्हारे किसी न किसी प्रकार की वात व्याधियों से पीड़ित होते हैं। एक व्याधि का स्वरूप भी अगर मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे हम वात व्याधि मतलब इसका अर्थ देने की संधिगत वात या कटिगत वात, या फिर इसी ऐसी ऐसी मतलब जो जॉइंट से रिलेटेड सिर्फ वो नहीं, किसी को वात होता है। कोई अगर व्यक्ति जीर्ण प्रमेह से अगर ग्रसित होता है, कोई हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रसित होता है, या फिर किसी को कुष्ठ भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी जीर्ण व्याधि से अगर कोई पीड़ित होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अवस्था जब उसमें वात का प्रकोप हो जाए या वात उसमें बहुत ज़्यादा होता है शरीर में, उस समय में भी ऐसा होता है कि हम वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रमेह में वस्ती का प्रयोग के बारे में कोई वर्णन है नहीं। प्रमेह में संशोधन चिकित्सा कही गई है कि जैसा आपको अगर बहुदोष अवस्था उसमें संशोधन करवाई है, और उसमें वमन और विरेचन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम प्रमेह में हम लोग वस्ती चिकित्सा नहीं कर सकते, बिल्कुल किया जा सकता है। चरक के चक्रपाणी की टीका के अंदर उन्होंने ये निर्धारित, जहाँ चरक सिद्धि स्थान में वह अरहा अनरहा जहाँ पे वर्णन किया है, उस चैप्टर के एंडिंग में चक्रपाणी ने यही कहा है कि ये सब जो चिकित्सा जो बताई गई है अरहा अनरहा, इसको आप युक्त के अनुसार हम लोग अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रमेह का रोगी हो या कुष्ठ का रोगी हो, अगर आपको लगता है ये वात प्रधान अवस्था है, उसमें भी वस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि वमन और विरेचन, इसमें दोषों का जब हम बाहर निकालने, दोषों को हम शरीर से अगर निष्कासित करने का प्रयत्न करते हैं,
तो कभी कभी ऐसे प्रमेह का रोगी रहा और अगर दुर्बल रहा, वातज प्रकृति का रहा और दोष अगर उसमें वात बहुत ज़्यादा प्रधान है, अगर हम उसमें भी अगर वमन या विरेचन का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके व्यापक भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए प्रमेह के रुग्ण में भी अगर वात प्रधान दोषावस्था है तो उसमें भी हम लोग वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ मतलब ताराचंद रामनाथ धर्मार्थ महाविद्यालय जहाँ से मेरा MD पंचकर्म हुआ है, वहाँ जैसे हमने बहुत ये देखने में आया है कि हर प्रमेह के पेशेंट को हमने वमन या विरेचन नहीं दिया है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने संशोधन चिकित्सा से या फिर जब इसको संशोधन पे लेके आते हैं कि ऋतु आ गई है और हम चाहते हैं कि अब इसका संशोधन हो, तो बहुत ऐसा भी देखने को मिला है कि हमने प्रमेह के रुग्ण में वस्ती कर्म का भी प्रयोग देखा गया है। और वस्ती भी ऐसा है कि आपको किस वस्ती का अब चयन करना है कि आप अनुवासन देना है तो कब देना है। अग्नि और स्नेह की अर्हता, मतलब पेशेंट रुग्ण में वस्ती का कितनी मतलब आपको ज़रूरत है। अगर आप कैसे परीक्षण से बोल दो कि रुक्षता होती है एक शरीर में या फिर रुक्ष भाव होते हैं, धात्वाग्नि मांद है, तो अग्नि और स्नेह की समीक्षा इन दोनों के इसमें अनुवासन वस्ती देने से पूर्व आपको किसी भी कोई वस्ती अगर आप देना चाहते हो, स्पेशली अनुवासन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें अग्नि की एक समीक्षा करना और दूसरी स्नेह भाव की समीक्षा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी रुग्ण में अगर हम लोग देखें कि अगर उसमें स्नेह की अपेक्षा बहुत अच्छी है कि मतलब हम चाहते हैं कि वो सर्वांग स्नेह अपेक्षित हो और एकदम सूक्ष्म लेवल पर जाके भी स्नेह का अपना काम हो, और व्यक्ति का अगर अग्नि रुग्ण का अगर अग्नि अच्छा होता है तो हम उसमें अनुवासन की मात्रा सिर्फ 120 ml तक के नहीं, तो उसके आगे हम 140 ml, वो सब युक्ति के अनुसार। मतलब अगर हमें ताराचंद हॉस्पिटल में हमने देखा कि हम 240 ml तक के भी अनुवासन का प्रयोग किया गया है वहाँ पे, कि जब जैसी ज़रूरत होती, पर उसके लिए आपको उस हिसाब से एक पारंगति बोलिए या फिर वैशिष्ट आप में एक वैद्य में होना चाहिए कि हम रुग्ण को किस हिसाब से कितना वस्ती दे सकते हैं। और जब यथा योग्य काल में जब आपको निर्हो देने की आवश्यकता होती है कि अनुवासन देने के बाद, सपोज करो कि जैसे कोई पेशेंट आया और शुरुआत में जैसे अनुवासन देने के बाद अगर दोषों का अनुवासन देने के बाद अगर दोषों का उत्क्लेशन होता है, तो ये वैद्य की जिम्मेदारी होती है कि वो समझे कि ये किस दिन दोषों का उत्क्लेशन पूर्ण तरह होता है। लक्षणों से भी पेशेंट बताता है कि ये दोषों के उत्क्लेशन के कुछ लक्षण जो ग्रंथों में कहे गए हैं वो हमें पता होना चाहिए। पेशेंट जो बताता है वो समय समझना चाहिए। और आपका खुद का एक परीक्षण, सपोज बिना पेशेंट को देखे अगर आप वस्ती का निर्धारण कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मतलब उतनी तरीके से उचित नहीं है। अगर आप सच में पारंगत तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिना पेशेंट को देखे अगर कुछ लक्षणों का निर्धारण कर रहे हैं या फिर वस्ती का निर्धारण कर रहे हैं, तो उससे उचित है कि ऐसे पेशेंट को आप जरूर देखें कि अनुवासन वस्ती के बाद। हो सकता है किसी को 2 वस्ती के बाद अनुवासन के बाद ही दोषों का कैलकुलेशन हो जाए, किसी को 8-8 10-10 वस्ती दे दो अनुवासन, उसके बाद भी दोषों का कैलकुलेशन ना हो। तो ये सब युक्ति के अनुसार जाता है कि कब हमें रुग्ण को किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है, कब हमें उनको वस्ती देना है, नहीं देना है। और जब एक यथा योग्य समय आता है कि अब दोष का उत्प्लेशन बराबर हो गया है, समुचित शरीर में दोष उत्प्लेशित हो गए हैं, दोष कोष्ठ में आ गए हैं, या पक्वाशय में कोई अवरोध है, या फिर अब किसी भी तरह लेखन कर्म के हिसाब से, तो आप निरोह वस्ती का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यापन वस्ती बोली गई है, बलमास क्षीण अवस्था है। लेकिन अगर बलमास अगर क्षीण अवस्था है, क्या हम उसको सीधे सीधे वस्ती देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही अवस्था होती है कि हमें सबसे पहले कि अग्नि जो इसको लिए सबसे जो वस्ती के लिए एक हम एक की पॉइंट बोल सकते हैं कि हमें उसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट का रुग्ण का अग्नि कैसा है, बल कैसा है, व्याधि का स्वरूप कैसा है, उस हिसाब से हम वस्ती का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये वस्ती वर्षा ऋतु में जो वात दोष के लिए अपन देने जाने वाला एक प्रधान पंचकर्म बोल सकते हैं, उसका रहता है नस्य। उर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए नस्य कर्म बोला गया है, जिसमें हम नासिका के, जैसे नासिका को नास्य शीर्षोद्वारम, सिर का द्वार बोला गया है, उसमें हम आवश्यकता जैसा यथा योग्य रहता है। तो आपको अगर प्रथमन नस्य करना है, शमन नस्य देना है, या जिस तरीके से आपको देना है, तो ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों के लिए आपको उससे भी अलग अलग है कि जैसे अगर आप सपोज जैसे स्नेहन देने के बाद जब दोष वापस से अगर ऊर्ध्वजत्रुगत भी उत्प्लेषित होते हैं, तो पहले अगर समान मात्रा में अगर हम स्नेह देते हैं नासिका द्वार से, तो मूर्धा और प्राणवाह स्रोतस इसके ऊपर जो विशिष्ट तरह से काम करता है। तो दोषों का अगर एक होता है दोषों को शमन करना, कुछ तेल जो ऐसे होते हैं, कुछ स्नेह ऐसे होते हैं जो दोषों का शमन करते हैं, कुछ तेल या स्नेह ऐसे होते हैं तो वहाँ पे ऊर्ध्वतल जो होता है ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश, यहाँ पे दोषों का उत्क्लेशन करते हैं। तो इन उत्क्लेशित दोषों को फिर अगर हमें बाहर निकालना है, तो जैसे हम वहाँ पे बस्ती में प्रथमन नस्य ये अपने निरोह वस्ती का प्रयोग कर रहे थे, हम यहाँ नस्य चिकित्सा में हम दोबारा प्रथमन नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे होता है किसी किसी के मतलब सुबह सुबह कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है, कफ प्रदान व्याधि रहती है, सिरो गौरव रहता है, तो ऐसे प्रदेश शुरुआत में जैसे हम लोग 5-6-7 दिन प्रशमन नस्य करने के उपरांत उनको कभी कभी ये लक्षण होते हैं वो उत्प्लेशित हो जाते हैं, मतलब थोड़े से बढ़ जाते हैं, कफ का स्त्राव ज़्यादा बढ़ जाता है, शिरो गौरव होता है, सर में भारीपन वगैरह लगना, तो उस समय हम लोग प्रथमन नस्य से
अंदर जो अलिप्त जो कफ है उसको हम बाहर निकाल के हम लोग उसकी चिकित्सा हम लोग आगे की तरफ कर सकते हैं। ऐसे ही रक्त दृष्टि में हमारा रक्त मोक्षण, सिंपली जैसे बोला गया कि रक्त का सीधा संबंध आपके त्वचा से बोला गया है, तो जिसमें त्वक विकार जो होते हैं या फिर जहाँ पे विद्रदी होती है या फिर ऐसे कोई जहाँ पे अशुद्ध रक्त की जहाँ पे बात आती है, हम वहाँ पे जलोका, श्रृंग या फिर सिरावेद किसी भी तरीके से हम लोग, सुश्रुताचार्य ने इसका पूरा डिटेलिंग में एक वर्णन किया हुआ है एक पूरे अध्याय में ही, कि आप कैसे रक्त मोक्षण का प्रयोग करना है, किस दोषावस्था में जलोका या फिर श्रृंग इनका प्रयोग करना है। तो इन सभी विषय पे हम लोग आराम से चर्चा कर सकते हैं। बट कहाँ पंचकर्म का जो ये एक जनरलाइज आइडिया देने के बाद भी अगर 5 कर्म हम लोग करते हैं, इनका प्रयोग कैसा करते हैं ये जानने के बाद भी, सबसे प्राइमरली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्या हम उसको पहले दिन से पंचकर्म दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। ये हर जगह प्रावधान नहीं है कि जैसे मेरे पास अगर कटी संधि वात का भी पेशेंट आता है, अगर मैं बोलूँ कि ये अर्ह है वस्ती चिकित्सा के लिए, हाँ कटी संगतवात का पेशेंट है, इनको हम लोग वस्ती चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, तो क्या मुझे उसको पहले दिन से वस्ती कर्म करना चाहिए? तो ये यहाँ पे आता है प्रश्न मार्क कि हम कैसे जानेंगे कि हमें अब पंचकर्म शुरू करना है या नहीं। तो जिसीलिए चरकाचार्य ने भी अपने चिकित्सा जो वातव्याधि चिकित्सा उसमें बताया गया कि केवल निरुपस्तंभित आदो स्नेह उपचारित, कि जब तक निरुपस्तंभित की अवस्था नहीं आती, मतलब जब तक अनुबंध ना हो, मतलब साधारण भाषा में बोलूँ कि जब तक सामावस्था शरीर में होती है तब तक हम लोग स्नेह का प्रयोग न किए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब किसी भी शोधन चिकित्सा करने से पहले अगर स्त्रोतस पूरी तरीके से, क्योंकि छोटी सी बात है, अगर मैं चाहता हूँ कि वमन से पूरे शरीर के दोष अगर कोष्ठ में आके शरीर से बाहर निकले, तो मैं चाहूंगा कि मेरे सारे स्त्रोतस जो वो अभिमुख हो, सारे स्त्रोतस जो वो ओपन रहे, ताकि जो दोष रहे वो सुगमता से अपनी शाखा से कोष्ठ की तरफ आ सके। और जिस दिन वो कोष्ठ में आएंगे उस दिन मैं उसको औषध प्रयोग से उसको वमन या विरेचन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दूंगा। यही संशोधन चिकित्सा एक छोटा सा कंसेप्ट है कि दोषों को सबसे नजदीक वाले मार्ग से शरीर से बाहर निकालना। देखिए जो भी होता है वो सारे पंचकर्म एक छोटा सा सिद्धांत हम इसको मान के चलते हैं कि दोषों को जो समीप मार्ग से शरीर से बाहर निकालने का जो कंसेप्ट है। तो जैसे अगर मुझे किसी के लिए वमन अगर प्लान करवाना है, तो क्या मैं वमन देने के लिए, क्या मैं आज जैसे आज पेशेंट है तो क्या मैं दूसरे दोस्त को वमन दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सारे दोस्त तो अभी शाखा में है, तो पहले मुझे उसको शाखा से कोष्ठ में लाना है। तो इन शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए बहुत अच्छा स्नेहपान का वर्णन किया गया है। या फिर हम पाचन चिकित्सा कर सकते हैं, इससे दोषों के पाचन के अलावा, इससे क्या होगा कि ये जो दोष रहेंगे शाखा से तुम्हारे कोष्ठ में आना शुरू होता है। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के स्वरूप अगर हम देख ले, सपोज करो मेरे पास कोई प्रमेह का एक स्थूल रुग्ण है, मैं चाहता हूँ कि स्थूल रुग्ण में, वैसे भी सरकाचार्य ने संशोधन करने के लिए बोला है, कप प्रदान अगर दोषावस्था, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें वमन करवाऊँ, तो जैसे क्या अगर कैसा प्लानिंग हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि शरीर में सामावस्था कितनी है और निरामावस्था कैसी है। सामावस्था के लक्षण जो अष्टांग हृदय में बताया गया है कि स्त्रोतरोध बलभ्रंश वाला है, कि स्त्रोतो अवरोध रहेगा तो दोष, किसी भी दोष रहे, चाहे मैं अगर मेडिसिन भी रहे जो मैं देना चाहूँगा, जो अगर मैं स्नेहपान भी अगर कराना चाहूँ, अगर स्त्रोतरोध की अवस्था रहेंगी तो क्या उसका बराबर पचन हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्नेहपान करने से पूर्व भी रुग्ण की अग्नि जो रहे उसकी मतलब अच्छी हो, ताकि वो स्नेह को जरण कर सके। स्त्रोतरोध जो रहा वो कम रहे, ताकि कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन में मेरा स्नेह सारे शरीर में प्रसरण कर सके। उसके बाद जो दोष रहेंगे वो सारे शरीर से हमारे कोष्ठ में आ सके। तो इसके लिए स्त्रोतों का अभिमुख होना और अग्नि का प्रदीप्त होना शुरुआत में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जब हम पेशेंट अगर कोई आता है तो हम पहले सामता का परीक्षण जैसे करते हैं कि क्षुधा कैसी है, मल प्रवर्तन कैसा है। अगर सामता रही तो सबसे पहले इनका पाचन करना जरूरी है, कि हम किसी भी पाचन तरीके से जा सकते हैं। आपका एक अलग अलग आपके जो चयनित जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करके हम लोग सबसे पहले पाचन की तरफ जाएंगे। पाचन से जब हमें ऐसा लगे कि जब इसका अग्नि वृद्धि हो गया, मतलब जो स्नेहपान के लिए जब हम स्नेह देंगे उसका ये रुग्ण जो है वो जरण कर सकता है, जब इसकी आप पुष्टि कर लोगे उसके बाद ही हमें स्नेहपान की तरफ जाना चाहिए। जब हम स्नेहपान शुरू करते हैं तो स्नेहपान एक मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है, बेसिक प्लेटफॉर्म। अगर आपका स्नेहपान बहुत अच्छा रहा है तो वमन आप चाहे गर्म पानी से, अगर मतलब एक कम वीर्य वाले औषध से भी कराओगे तो भी आपका वमन बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए चाहिए कि आपका स्नेहपान बहुत अच्छा हो। उसके बाद जो द्रव्य चयनित करेंगे वमन वगैरह के लिए वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले स्नेहपान के लिए आपको कौन सी औषध प्रयोग करते हैं, किस स्नेह का प्रयोग करते हैं और किस अवस्था में करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सपोज करो कि जैसे स्नेहपान अगर आप वर्धमान मात्रा में देना चाहते हैं या फिर मध्यम मात्रा में देना चाहते हैं, ये वैद्य का एक व्यक्तिगत जैसा होता है कि सबका एक अलग अलग होता है। कोई शमन मात्रा में बहुत देर तक के स्नेहपान देता है, कोई वर्धमान मात्रा में 3 से 7 दिन तक के देता है। आचार्य में भी कहा है कि 7 दिन बाद जो होता है स्नेह 7 में हो जाता है, पर उसके नीचे अगर हम टीका पढ़ेंगे तो उसमें भी चक्रपाणी ने लिखा हुआ है कि 7 दिन हो जाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि स्नेहन पूरा तरीके से नहीं हुआ है तो एक दिन आप
उस स्नेहपान को आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर एक दिन विराम दे के भी आप इस स्नेहपान को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मतलब उनकी अपेक्षा में दिनों को गिनना नहीं है कि हम 7 दिन हो गए तो हमारा स्नेहपान रुक जाएगा, 4 दिन हो गया तो हमारा स्नेहपान रुक जाएगा। हमें दिनों की तरफ जाने से अच्छा है कि हमें ये भाव देखने की क्या शरीर का पूर्ण रूप से स्नेहन हुआ है। अगर हाँ हुआ है तो ठीक। क्या शरीर में जो दोष संघात हुआ है, मतलब जो दोषों का मूर्छना थी, क्या हमने उसका विघात किया है, कि उसको तोड़ने में हम लोग सफल रहे हैं। दूसरी बात, अगर इन सब चीज़ों का हम लोग एक अच्छा सा निर्धारण कर लेते हैं, अगर हमारा स्नेहपान एक बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्नेहपान अगर हो जाता है, स्नेहपान के बाद अगर हम ये जो विराम काल जो बोला गया है, एक दिन विराम काल बोलो, या कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि स्नेहपान भी अगर बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है कि एक दोष गति, क्योंकि जो दोष गतियाँ बोली गई सब सूर्यास्त के बाद जो शारीरिक जो मतलब शाखा से कोष की तरफ गतियाँ होती है, इस समय जो उनका आहार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है स्नेहपान के दौरान। स्नेहपान में हमें किस प्रकार का आहार लेना है, इसलिए ऐसे पेशेंट को अगर आप नहीं आप एडमिट कर सकते, एटलीस्ट उनका रोज फॉलोअप, स्नेहपान के पेशेंट का हर शाम को एक फॉलोअप होना बहुत जरूरी है आपकी तरफ से, कि आज स्नेहा जरण कब हुआ है, उसका क्षुधा प्रवर्धन कैसी रही है, उसके बाद जो मल प्रवर्धन रहा है वो कैसा रहा है, और इस समीक्षा को देखते हुए हम लोग आने वाले दिन का स्नेहपान कराना है या कितनी मात्रा में कराना है, और नहीं कराना है तो कौन से फिर पंचकर्म की प्रक्रिया हमें करनी है। अगर उसी रुग्ण में जो हम प्रमेय की बात कर रहे थे, अगर दोष पहले हमने सामता खत्म कर दी, फिर उसके बाद हमने स्नेहपान शुरू करवा दिया, स्नेहपान कर अगर हमने देखते हैं कि अगर सारे दोष अगर ऊर्ध्व नाभि प्रदेश या आमाशयगत आके अगर ये हुए हैं, तो हम इनका इजीली हम इनको वमन, फिर दूसरे ने विराम वगैरह जैसे भी, अगर आज हमें लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि विराम देने की आवश्यकता ही नहीं होती है, सद्य वमन की आवश्यकता पड़ती है। 4 दिन स्नेहपान देकर दोष उत्क्लेशित होकर कोष्ठ में आ गए, ऐसा हो रहा है कि आप दोष उत्क्लेशित हो चुके हैं, उत्क्लेशित दोषों को छोड़ना बिल्कुल सही नहीं, उसी समय उनको सद्य वमन देके जो हाथ है दोषों को एटलीस्ट उनको पहले बाहर निकाल दो, ये भी एक तर्ज होता है। इस पर भी बहुत सारे लोग युक्ति से अपना काम करते हैं। तो सपोज करो कि जैसे स्नेहपान हो गया, सब कुछ सुगमता से अच्छे से हो गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि अब आमाशय में दोषों का हमें बाहर निकालना है, तो वैसे ही बोला गया कप प्रदान अगर दोषावस्था है, ऊर्ध्व नाभिगत अगर दोष है, तो हम इसके लिए वमन बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। लेकिन यही है कि वामक द्रव्य में आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, वमनों पर कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, कोई इक्षु का प्रयोग कर सकते हैं, दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, यष्टि मधु का प्रयोग कर सकते हैं। वामक द्रव्य में हम लोग मदन फल, वचा, पिंपई, इनमें से हम लोग जैसे होते हैं कोई जैसे हम किस प्रकार से क्वाथ के स्वरूप में देना है, फांट के स्वरूप में देना है, ये चयन करना बहुत अनिवार्य है। कि हम कैसा, अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट जो हमारा रुग्ण का ये जो वमन कर्म हो, हम लोग अच्छे वीर्यवान अगर द्रव्य का प्रयोग करना है तो हम क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा वीर्यवान द्रव्य का प्रयोग ना करना हो, फांट की तरफ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग द्रव्यों के हिसाब से, और यही कंडीशन अगर सपोज करो कि जैसे इसी स्नेहपान के दौरान अगर दोष अधोगामी हो गए, या फिर अगर हम देखते हैं कि दोषों का जो संचय है वो नाभि के नीचे या फिर तुम्हारे महासुरस के निम्न वाले भाग में, मतलब तुम्हारे नाभि के नीचे अगर उसका कोई संचिति होती है, तो हम ऐसा चाहेंगे कि ऐसे दोषों में हम लोग वमन की बजाय अगर हम विरेचन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे ये, इसीलिए ये कोई एक निर्धारित नहीं है कि हम जैसे आज वमन की स्कीम बनाई है तो वमन हम ऐसा ऐसा करेंगे। जब दोषों की गति, जब आपको किसी भी समय, जैसे आज हो सकता है कि हमें लग रहा है कि ऊर्ध्व प्रदेशी दोष हो, या फिर हमें लगता है कि हम अपेक्षित कर दें कि वो पेशेंट का वमन होगा, हो सकता है 1-2 दिन के स्नेहपान के बाद हमें ऐसा लगता है कि उसके दोष अधोगादी हो कि हमें विरेचन की तरफ भी जाना पड़े। तो ये सारा मुझे लगता है कि सब कुछ युक्ति युक्त का है, जितना आप अपनी युक्ति प्रयोग करोगे तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। और जितना समझना है कि ये एकेडमिक जो अपन किताबें पढ़ते हैं, चरक में सब कुछ सब कुछ जो आप देखना चाहोगे, चरक और चक्रपाणी अगर आप सचमुच देखोगे, उनको अगर आप पढ़ोगे, उन्होंने हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि किस अवस्था में किस प्रकार से किस प्रकार का, बस आपको उनको समझने की ज़रूरत है। और दूसरा, कितना अपन पेशेंट में देखते हो, क्योंकि एक लैंग्वेज किताब की होती है, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल पढ़िए, सबको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन एक जो दूसरा हाथ होता है, जब आप पेशेंट को जब आप पहली बार देखते हो, जब उनको वमन और विरेचन की बारी आती है, सुबह जब सब कुछ तैयार होकर आप सेटअप करके वमन या विरेचन के लिए जब तैयार होते हो, तो बहुत सारे वमन विरेचन के बीच में भी आपको अपनी युक्ति की कब हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप एक बार जैसे मदन फल का अगर आपने ये सेवन करवा दिया तो पेशेंट आराम से वमन करते रहेगा ना। कभी कभी हो सकता है कि दोष जितना कोष्ठ में आया उतना आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन उत्क्लेशन अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर क्या, तो फिर हमें तब क्या करना चाहिए। तो ये जितनी भी युक्तियाँ हैं, तो वमन बोल लो या विरेचन बोल लो, वस्ती तो इतना आपको मतलब कीन ऑब्जर्वेशन के साथ रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो 3 प्रधान है, वमन विरेचन वस्ती, अगर ये जिस दिन अगर मैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वैद्य है यहाँ, और जैसा हम लोग, जैसे अगर महाराष्ट्र में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ ताराचंद हॉस्पिटल से, वहाँ पे मुझे इतना अच्छा संसर्ग मतलब पेशेंट देखने को मिलते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट बोल दो जो वहाँ पे जो गुरुवर है, जिन लोग से मतलब मैं जिनके अंडर में मैंने वमन या विरेचन फिर ऐसे वस्ती के पेशेंट देखे हैं,
वहाँ पे मतलब मैक्सिमम हम लोग किताबों बिल्कुल नहीं, किताब बिल्कुल सब चलेगा, आप बिल्कुल पाठांतर हो। इस चिकित्सा चिकित्सा सूत्र आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर चरक ने ये बोला कि इस चिकित्सा सूत्र के आधार पर मैं इस व्याधि का चिकित्सा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर एक जो आपका युक्ति वाला जो प्रयोग होता है कि आपको किस समय, हो सकता है कि जैसे आप वस्ती चिकित्सा अगर किसी की शुरू कर रहे हो, तो हम शुरुआत में अगर ऐसा होता है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनुवासन शुरू करते हैं, लेकिन कभी अगर पक्वाशय स्तर अगर दूसरे तक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर क्या, तो हम निरुवस्ती से भी शुरू कर सकते हैं। ये जो सामंजस्य बोल लो आप इनका, इसको निर्धारित ना करके अगर हम इसके ऊपर अपना युक्ति से अगर हम चलना चाहें तो ज़्यादा ये मतलब पंचकर्म की दृष्टि से बोलिए या रुग्ण को ठीक करने की दृष्टि से बोलिए, हर तरीके से ये बहुत मतलब योग्य तरीका है कि अगर हम ज़्यादा अच्छा है कि युक्ति से अपना प्रयोग करें। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कि पहले हम उसका एक अनुभव लेके, एक अपने नंबर ऑफ पेशेंट के बोलो जिस भी तरीके से, हमें एक थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए कि किस प्रकार का हम मतलब आपके पास वो तर्क होना चाहिए कि हम ये इस अवस्था में इस पंचकर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। ये सवाल खुद से भी हो, अगर इसका जवाब रहता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी चरकाचार्य बोल लो, वाग्भटाचार्य, सुश्रुताचार्य ने इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। आगे भी आप लघुत्तरी में देखोगे तो भी हमें कहीं ना कहीं हर जगह पे मवन विरेचन वस्ती के बारे में जो संदर्भ मिलते हैं वो जरूर पढ़ना चाहिए। पर इसका एक संक्षिप्त में मतलब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा ही था कि आप सभी को इस बारे में पता चले कि थोड़ा सा जैसी इतनी जानकारी तो आप सभी को लगभग लगभग है। पर अगर व्यक्तिगत लेवल इसमें मैं चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम किताब के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हमें श्लोक सूत्र बोल लो सबको बहुत अच्छे से याद है, मैं खुद का नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे से याद है, बट एक सूत्र किसी किसी को बहुत अच्छे से पता होता है। पर मैं चाहता हूँ कि अब की बार जब हम पंचकर्म सीखे तो हम रुग्ण को देख के सामने सीखे कि ये रुग्ण आपके सामने बैठा है, हम किस प्रकार का पंचकर्म किस रुग्ण में किस अवस्था में और किस प्रकार से करना है, ये हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके आगे अगर कभी इस विषय में अगर चर्चा होती है तो हम एक एक विषय बोल लो या फिर इसके व्यतिरिक्त जो भी आपकी समस्याएं रहती है, आपके कुछ प्रश्न हो, तो मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा जितना मुझे बन सकता है मैं उनका सबका जवाब वगैरह देने का। और इस विषय में जो भी अगर आगे आगे रहेगा एक विषय के हिसाब से, जैसे आज का वमन का विषय हो गया, कल विरेचन का हो गया, फिर वस्ती हो गया, और एक दिन में ये विषय खत्म होने वाला तो है नहीं, तो ज़्यादा अच्छा है कि जितना मेरे अनुभव में है, मेरा अनुभव में आपसे सब कुछ शेयर कर सकूँ कि ये मैंने देखा है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, शुरुआत अभी तो जस्ट हुई है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मुझे समझ में आता है, जितना अपनी तर्क संगत बुद्धि के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ, उतना बताने का मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगा। और इस विषय को ही हम आगे कभी आगे कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल। बस एक छोटा संक्षिप्त मतलब पंचकर्म की अवस्था वगैरह के बारे में जानना था, सो आज मैंने आपके विषय थोड़ा सा सामने रख दिया है। नमस्कार।